फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। हाँ, पता है मैं लेट हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसीलिए मैं 2 दिन ठीक से अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि करा को पहचानने के बाद दादी माँ पागल जैसी हो गई थी। वो विंग की करा को ढूंढ रही थी। जब विंग की करा को उससे मिला तब वहाँ पर लान वांगजी भी आ गया था और लान वांगजी को पता चल गया था कि वो करा दादी माँ के पास है, लेकिन असल में विंग कहाँ है ये लान वांगजी को अभी तक पता नहीं चला। तो चलिए कहानी पे बढ़ते हैं। अभी दादी माँ हम सबको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगी। दादी माँ ने कहा, आज से 10 साल पहले जब एक बहुत बड़ा युद्ध बिन रूहान ने रचाया था, उस युद्ध के दौरान मेरे सारे परिवार के लोग, जितने सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, सब लोग मर गए, सिर्फ मैं ही बच गई। मैं खुशनसीब थी कि मेरी मुलाकात मिस्टर वी, मेरे मालिक से हो गया, जो मुझे बचा लिया। मेरे पापा जब यंग थे तब से ही उसके पास काम करते थे, इसीलिए वो भी हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ करते थे। हम उनके कर्जदार हैं। मिस्टर वी मुझे बचाया। उन्होंने मुझे बचाने के बाद मुझे वहाँ से निकाल कर, जहाँ पर युद्ध हो रहा था वहाँ से निकाल कर मुझे अपने महल में ले गया। मुझे अपनी एक माँ की तरह मेरा देखभाल किया, मेरी ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मैं थोड़ी ठीक हो गई। फिर मैं महल देखने के लिए बाहर निकली अपने रूम से। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे लिए एक स्पेशल दासी भी उन्होंने दिया था। तो जब मैं महल में घूमने के लिए निकली तब मैंने छोटे से विंग को देखा जो कि 2 खरगोश के साथ खेल रहा था। मैं जब उसके पास गया तब देखा वो बहुत क्यूट है और उसके हाथ में यही करा थी, जिसे देखकर मुझे समझ तो नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मेरी फैमिली पे लड़कियों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसीलिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया है और ना ही मुझे पता है कि उस करा में क्या लिखा हुआ है। मैंने विंग से बात किया, विंग ने भी मुझसे बात किया। फिर उसके साथ मेरी एक अच्छी सी दोस्ती सी बन गया था। वो मुझे दादी माँ बुला करती थी क्योंकि मेरी उम्र तब कुछ ज़्यादा ही थी। मैं बचपन से ही मेरे पापा के घर में थी क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। जब मेरी शादी होने वाली थी उसी दिन रात मेरे पति किसी अनजान एक्सीडेंट की वजह से मर गए, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई और उसके बाद मैंने कभी भी शादी नहीं किया। उसके बाद मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरे पापा भी मर गए, मेरे भैया के साथ ही मैं रहती थी, मेरी भाभी के साथ। उसके बाद जब फैमिली वाले भी मर गए तब मैं वही फैमिली के साथ रहने लगी। बस 1 हफ़्ता ही हुआ है मेरे वही फैमिली में आना, लेकिन सबसे दोस्ती बहुत अच्छे से बन गई है। लेकिन बहुत कुछ जानना बाकी था, शायद मुझे वो सब कुछ अभी अच्छे से पता नहीं था। मैंने विंग से अच्छे से दोस्ती तो कर लिया था, लेकिन विंग के बारे में मुझे उतना अच्छा नहीं पता था। एक दिन मैं विंग के साथ खेल रहा था और विंग भी मेरे साथ बहुत अच्छे से बात भी करता था। मुझे उस करा पर बहुत शक होता था कि असल में ये करा है क्या और विंग हमेशा इसे क्यों पहनता है। मैंने विंग से पूछा, तुम ये हमेशा करा क्यों पहनते हो? विंग ने कहा, पता है दादी माँ, ये करा मैंने और मेरी गगा हम दोनों ही पहनते हैं। ये सुनने के बाद मैंने पूछा, तुम्हारी गगा? उसने कहा, हाँ, मेरी शादी हो गई है। क्या आपको नहीं पता? मेरा हस्बैंड है, पता है, वो भी पहनता है और मैं भी पहनता हूँ। ये तो हमारे जोड़े का है, उनका कबीले का रूल्स है कि शादी के बाद करा पहनना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारी कौन से कबीले में शादी हुई है विंग? विंग मुझे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन पीछे से मैडम उई आ गई। मैडम उई ने कहा, अरे विंग बेटा, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो जाने का वक्त हो चुका है, चलो रेडी हो जाओ। ये सुनने के बाद मैंने कहा, कहाँ जाने के बाद? तभी मैडम वही ने कहा, हम विंग को उसके ससुराल पर देने जा रहे हैं, अब से वो वहीं पर ही रहेगा। मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे साथ विंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और मैं विंग को छोड़कर कैसे रहता। मैंने मैडम वी से रिक्वेस्ट किया, महारानी मुझे प्लीज़ विंग से अलग मत कीजिए, मुझे भी विंग के साथ जाना है, मुझे भी ले चलिए साथ। जहाँ पर विंग रहेगा मैं वहीं पर ही रहूँगा, पूरी ज़िंदगी भर मैं इसका सेवा करूँगा, बस राजकुमार विंग के साथ मुझे रहने दीजिए, मुझे उसकी आदत लग गई है। ये सुनने के बाद मैडम वही थोड़ा चिंता करने लगती है। उसके बाद थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए और जल्दी से निकलने की बंदोबस्त कीजिए क्योंकि हम अभी निकलने वाले हैं। ये सुनने के बाद मैं भी तैयार होने के लिए अपने रूम में चली गई। फिर हम लोग निकल गए। 3-3 घोड़े की गाड़ी निकली, घोड़े के साथ 3-3 गाड़ी। पहले गाड़ी में कुछ डिसिपल्स थे, उसके बाद की गाड़ी में महारानी, महाराज और हमारा राजकुमार विंग था और उसके पीछे की गाड़ी में मैं थी और कुछ दासियाँ थी, कुछ डिसिपल्स भी वहाँ पर थे। मैं नई थी इसीलिए मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। पीछे एक और घोड़े की गाड़ी थी, लेकिन वो अलग से थी क्योंकि उसमें सिर्फ कपड़े, सामान, विंग के लिए दहेज और कुछ खाना वगैरह था। मुझे ऐसे कहीं जाने का आदत तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा हैरान थी। वो लोग आपस में
में बात कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे पता चला कि जब विंग 5 साल का था तभी विंग के साथ उसके हस्बैंड की शादी हो गई थी, लेकिन कहाँ शादी हुई है ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि दासियों को, डिसिपल्स को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये शादी छुपकर हुई है। ये शादी के बारे में कोई नहीं जानता है। सब लोग बेन रोहान से डर रहे हैं, क्योंकि विंग के पास कुछ ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो बेन रोहान विंग की बलि चढ़ाकर पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में बंद करना चाहता है। इसीलिए वो विंग को चाहता है। इसीलिए विंग के साथ किसी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा की शादी दिया गया है, ताकि विंग को वो प्रोटेक्ट कर सके। और विंग पूरे 3 साल बाद अपने पति के पास फिर से लौट जा रहा है। वो 1 साल वहीं पर ही था। ये किसी को पता नहीं था। सब लोग पहली बार ही विंग के ससुराल जा रहे थे। वैसे उन्होंने तो मुझे कुछ बताया नहीं, क्योंकि उनके साथ मैंने कभी अच्छे से बात ही नहीं किया, ना ही मेरे साथ उनकी अच्छे से दोस्ती है, जो कि वो लोग मुझे विंग के बारे में और आपके बारे में बताए। फिर अचानक ही एक पेड़ गिरने की आवाज़ आई और फिर अचानक ही हमारी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। जब मुझे होश आया तब मेरा सर बहुत दुख रहा था। मेरे हाथों से पैरों से ब्लड निकल रहा था। बहुत जगह कट हो गया था। फिर मैं बहुत मुश्किल से अपने सिर को सहलाते हुए उठी। जब मैंने उठा तब मैंने एक बिड़बिड़ाने वाली आवाज़ सुनी, जो कि बोल रहा था, गगा अब कहाँ हो गगा, गगा अब कहाँ हो गगा। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि हमारा राजकुमार विंग की थी। जब मैंने उनके तरफ देखा तब मैंने देखा कि एक पत्थर के साथ उसका सिर लगा हुआ है और वहाँ से ब्लड निकल रहा है, वहाँ पर कट गया है। मैंने अपना रुमाल निकाला और उन्हें उठाया। उसके बाद मैंने उनकी सिर को अच्छे से रुमाल से बांध दिया। मैंने कहा, राजकुमार विंग आपको क्या हुआ है? राजकुमार विंग क्या आप ठीक हो? लेकिन हमारा राजकुमार विंग सिर्फ एक ही नाम बिड़बिड़ा रहा था, गगा, गगा प्लीज़, गगा आप कहाँ हो? गगा मुझे बचाओ। उनका ये हालत देखकर मेरे हाथ पैर कँपा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद मुझे एक खून से सना हुआ हाथ दिखाई दिया, जो कि इशारा कर रहा था कुछ। मुझे समझ में नहीं आया कि वो किसका हाथ है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन हाँ, वो एक जंगल था और हम खाई के नीचे गिर गए थे। फिर मैंने राजकुमार विंग को अपनी बाहों में उठाया और फिर उनके पास गया। उस खून से सने हुए हाथ के पास मैंने उस गाड़ी को हटाने के बाद देखा वहाँ पर महारानी वी है, जो कि अभी ज़िंदा थी। मैंने देखने के बाद मैंने कहा, मालकिन क्या आप ज़िंदा हो? मालकिन उठिए, चलिए हम चलते हैं यहाँ से। तभी मालकिन ने मुझे कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी टाइम ख़त्म हो रहा है, मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा, हाँ मालकिन बोलिए, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, मैं आपकी वफ़ादार हूँ, मैंने आपकी नमक खाया है। तभी मालकिन ने कहा, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़, उन दरिंदों से मेरे बच्चे को बचा लो, वो लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे कुछ पूछने की बात भी नहीं सोची, क्योंकि उनकी हालत वैसी नहीं है। उन्होंने मुझे बस कहा कि प्लीज़ तुम विंग के बारे में किसी को मत बताना, और विंग की असलियत जब तक तुम उसके ससुराल ना जाओ तब तक किसी को मत बताना, और हाँ, उसका जो तिल है तुम उसे गायब कर देना। ये बोलकर महारानी ने मुझे एक बटुआ दिया, जिसके अंदर कुछ पानी जैसा चीज़ था। उन्होंने कहा, जब तुम ये चीज़ विंग के तिल के ऊपर लगाओगे तो विंग का तिल गायब हो जाएगा, लेकिन सावधान, अगर गर्म पानी से उसने अपना मुंह धो लिया तो फिर से उसका तिल दिखने लगेगा। यही एक वजह है जिससे विंग को सब लोग पहचानते हैं। अगर यही छुप जाएगा तो शायद विंग को कोई पहचान नहीं पाएगा। एक काम करो, ये कड़ा खोल दो। और फिर मैडम वी ने ही विंग की कड़ा को खोल दिया, क्योंकि मैं उस कड़ा को खोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं विंग की फैमिली मेम्बर नहीं हूँ। फिर उन्होंने खोलने के बाद मेरे हाथ में वो कड़ा दिया। उन्होंने कहा, इसे उसके पति के पास ले जाओ, वही इस कड़ा को फिर से दोबारा पहनाएगा, और हाँ, इसकी हिफाजत करना। जब तक तुम नहीं पहुँचते हो तब तक किसी को मत बताना कि ये वी फैमिली से है, और इसे लान। और फिर ये बोलकर मैडम वी ने अपना दम तोड़ दिया। मैंने बहुत बुलाया, मैंने बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऊपर से एक आवाज़ आई, सब लोग मर गए क्या? वो बच्चा कहाँ है? जाओ नीचे जाओ और उस बच्चे को ढूंढो, जिंदा हो या फिर लाश बन गया हो मरकर। उससे मुझे चाहिए, मुझे उसका खून चाहिए। अभी जाओ और उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ। जाओ, अभी जाओ सब लोग नीचे। और फिर कुछ डिसिपल रस्सी के सहारे नीचे आने लगे। जब मैंने देखा तो मैं उठने की कोशिश किया, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मैं भागने की कोशिश करती हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। तभी उन लोगों ने मुझे देख लिया।
उन लोगों ने मुझे देख लिया कि मैं विंग को ले जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा पकड़ो उसे, वो उस बच्चे को लेकर भाग रही है। और फिर वो लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आने लगे। मैं भी दौड़ने लगी। छोटा सा विंग मेरी गोद में था और वो बटुआ भी मेरे हाथ में था। मैं भाग रही थी। मुझे एहसास नहीं था कि मैं वहाँ से निकल पाऊँगी। मुझे लग रहा था कि वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मुझे वैसे महारानी की दी हुई बात को निभाना है। मुझे किसी तरह से विंग को बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भागती गई। अचानक ही उन्होंने मेरे ऊपर तीर से वार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा तीर से वार करो, मार डालो उसे, मुझे वो बच्चा चाहिए। फिर उन लोगों ने जहरीला तीर छोड़ना स्टार्ट किया। फिर एक जहरीला तीर आकर मेरे हाथ पे लगी। लेकिन अजीब सी बात तो यह है कि वो तीर ना ही मुझे चुभी बल्कि मेरे हाथ से टच होकर निकल गई, जिसकी वजह से मेरा हाथ थोड़ा सा कट गया। मुझे दर्द हो रहा था। मैंने नदी को पार किया बहुत मुश्किल से। वो लोग मेरे पीछे ही आ रहे थे। फिर मैं आकर जंगल में छुप गई। मैंने वहाँ पर 2 दिन छुप कर रहा। उसके बाद मैंने विंग को वैद्य के पास ले गया, उसे ठीक किया। मैं कहाँ हूँ मुझे खुद पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि इस जगह पर मैं बिल्कुल नई थी। महारानी ने आपका नाम लिया था लान, लेकिन उन्होंने पूरा नाम नहीं लिया था कि लान वांग जी। मुझे लगा कहीं आपकी वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने मना तो नहीं किया है, या फिर जाने के लिए कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं कभी भी आपके पास नहीं आई विंग को लेकर। लेकिन देखिए किस्मत में लिखा हुआ था कि आपको विंग के साथ मिलाना है। और फिर से मैं गुस्सा आई, क्योंकि विंग को इतने सारे डॉक्टर दिखाने के बाद भी विंग ठीक नहीं हो पा रहा था। वो बड़ा तो हो गया था, वो 18 साल का हो गया था, लेकिन फिर भी वो एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव करता था। मैं चाहती थी कि राजकुमार विंग जल्दी ठीक हो जाए। और मुझे खुद बताइए कि उन्हें कहाँ ले जाऊँ मैं, क्या आपके पास ले आऊँ, उनके पति के नाम सब कुछ। मैंने कभी भी उस कला को किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन विंग का दुश्मन है और कौन विंग का दोस्त। इसीलिए मैंने ये सब छिपा कर रखा। लेकिन किस्मत का खेल देखो, वो कहते हैं ना कि जिसके साथ किस्मत में है लिखा हुआ वो खुद मिल जाते हैं। और फिर से आप विंग से दोबारा मिल गए। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा कहाँ है विंग, कहाँ है मेरा विंग। मैं उसे देखने के लिए तड़प रहा था। मैं उसे अपने पास चाहता हूँ। मैंने उसे कभी नहीं देखा। 10 साल, ये 10 साल मैं कैसे बिता रहा हूँ आपको पता है दादी माँ। हर एक दिन, हर एक रात, हर एक मोमेंट सिर्फ वही याद आती है, उसकी छोटी छोटी हरकतें याद आती है। और फिर हमें एक डार्क रूम को दिखाया जाता है। सीन चेंज होकर हमें एक डार्क रूम को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वही लाल बत्ती जल रही थी। वहाँ पर वेन रोहान था। वेन रोहान अपने सिंहासन में बैठा हुआ था। उसने कहा क्या खबर है। तभी एक लड़के की वॉइस सुनाई देती है, सरदार जो आपने कहा था वो काम हो गया है। ये सुनने के बाद उसने कहा तुम्हें किसी ने शक तो नहीं किया ना, किसी के ऊपर तुम्हारा शक तो नहीं है कि उसे पता है कि तुमने ये सब कुछ किया है। तभी उस लड़के की वॉइस ने कहा नहीं सरदार, जब विंग को ये बात पता चली तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। और हाँ, विंग निकल गया है आत्माओं के कब्रिस्तान में। उसे लगता है कि सच में वहाँ पर कोई देवता रहता है जो उसकी विश को पूरा करेगा। और वो नासमझ बच्चा बुद्धू वहीं पर चला गया है। ये सुनने के बाद वेन रोहान ने कहा अच्छा किया। फिर तभी एक डिसिपल ने कहा सरदार क्या हम उसे उठा ले। तभी वेन रोहान ने कहा नहीं, अभी नहीं, वो खुद जा रहा है, उसे जाने दो। उसके बाद बाकी के काम करने के लिए तो हम लोग हैं ही। और फिर ये बोलकर वेन रोहान अपने सिंहासन से उठ जाता है और बोलता है कि जाने की तैयारी करो। और फिर सीन ख़त्म होता है। हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी रो रहा था बैठकर। वांग जी ने कहा विंग ने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं ना समझ, मेरे विंग को पहचान नहीं पाया। मैं कितना ना समझ हूँ। मुझे अभी ले चलो विंग के पास। मेरे विंग को मेरे पास ले आओ, मुझे उसे देखना है, अच्छे से देखना है। मेरा विंग कितना बड़ा हो गया है, वो अपनी गगा के पास है और मैंने उसे पहचाना नहीं। उसने मुझे पति कहा, लेकिन मुझे लगा कि वो बस ऐसे ही। लेकिन मेरा विंग मेरे पास फिर से वापस आ गया है। 10 साल आखिर 10 साल मैं इंतज़ार किया विंग के लिए, और फाइनली मेरा विंग वापस आ चुका है मेरे पास। वांग जी पागल जैसा बिहेव कर रहा था, क्योंकि इतने साल बाद वो अपने विंग को फिर से अपने पास पाएगा, इसीलिए वो एक्साइटेड हो गया था बहुत ज़्यादा। तभी एक डिसिपल दौड़ कर आता है। उसने कहा राजकुमार हांगवन जुन बुरी खबर है। ये सुनने के बाद लान वांग जी उठ जाता है। वो उठने के बाद वो करे को अपने रोब्स के अंदर डालते हुए कहा क्या बात है। तभी उस डिसिपल ने कहा मैंने पूरे महल में आपको ढूंढा है, लेकिन आप कहीं पर भी नहीं थे। मैंने आपको कितना ढूंढा, एक बुरी खबर है। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा हाँ बोलो क्या हुआ है। तभी उस डिसिपल ने कहा
हमारे कुछ डिसिपल ने मो को नदी के पास देखा है, जो कि नदी को पार कर रहा था। वो जंगल की तरफ जा रहा है। कहीं कहीं वो भाग तो नहीं रहा ना इस कबीले से। वांग जी हैरान हो जाता है। वांग जी टेंशन में आ जाता है। उसने कहा, जंगल की तरफ जा रहा है? क्या मतलब जा रहा है? तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? वो डिसिपल डरते हुए कहा, सरदार, जो डिसिपल मो को वहाँ पर देखा था तो उन्होंने मो को आवाज़ लगाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मो को आवाज़ लगाया, मो जंगल के अंदर घुस गया। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें मो कहीं भी नहीं मिला। लगता है वो छुप गया था, इसीलिए वो दौड़ कर पहले आपको बताने के लिए आए हैं, लेकिन वो आपको बताने के लिए डर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। वांग जी ने गुस्से में बोला, अच्छा, वो बाहर कैसे निकला? तुम लोग क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? एक इंसान, जिंदा इंसान चलते हुए कबीले से बाहर चला गया, और तो और इतना दूर चला गया, तुम्हें पता भी नहीं चला? ये सुनने के बाद वो डिसिपल ने अपनी सर को नीचे की तरफ झुका लिया। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था कि वो कब निकले। हमने देखा भी नहीं उन्हें। पता नहीं, शायद वो पीछे के दरवाजे से गया होगा। तभी वांग जी ने कहा, क्या पीछे के दरवाजे की डिसिपल मर गए थे? ये सुनने के बाद उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हम अभी चेक करते हैं। वांग जी को गुस्सा आ गया था। ली जियाओ ने कहा, शांत हो जाओ राजकुमार, अब शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। पहले हमें विंग को उस जंगल से बाहर निकालना होगा। तभी वांग जी ने कहा, ये सब मेरी गलती है, मैंने विंग को डांटा, इसीलिए विंग शायद नाराज़ होकर कहीं जंगल में चला गया होगा, मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा। और फिर ये बोलकर वो चला गया। हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि आत्मा के कब्रिस्तान में पहुंच गया था। वो डरा हुआ था, क्योंकि वो जंगल बहुत अंधेरी और घनी थी, जिसे देखकर विंग को डर लग रहा था। विंग थर थर काँप रहा था, लेकिन विंग फिर भी अंदर जा रहा था, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के लिए कुछ विश मांगनी है। फिर विंग अंदर जाता है। विंग ने कहा, अब अच्छे आत्मा, अच्छे गॉड, आप कहाँ हो? मुझे आपसे कुछ विश मांगनी है। ये बोलकर ही विंग अंदर जाने लगता है। विंग जब अंदर जा रहा था, उसे बहुत डरावनी आवाज़ भी सुनाई दे रहा था, लेकिन विंग बिना डर के ही अंदर जाने लगा। फिर सीन चेंज होता है। हमें लान वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि उस जंगल के पास आ गया था। वो बार बार विंग को बुलाया जा रहा था, विंग को ढूंढ रहा था। विंग, तुम कहाँ हो? तुम नदी के इस पार जंगल में क्यों आए हो? लेकिन उसे पता नहीं था कि उस जंगल में विंग नहीं है, बल्कि विंग आत्माओं के कब्रिस्तान पर चला गया है। वो विंग को बहुत ढूंढ रहा था। कुछ डिसिपल्स भी विंग को बहुत ढूंढ रहे थे, विंग नहीं मिल रहा था। अचानक ही वांग जी को विंग का एक लाल रंग का रुमाल मिला। इसे देखकर वांग जी पूरा हैरान था। वांग जी उसे लेते हुए कहा कि विंग यहाँ पर ही आया था। जितने सारे डिसिपल्स विंग को ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा कि जंगल को चप्पा छान मार लिया हमने, लेकिन राज पर विंग तो कहीं पर भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक डिसिपल आता है और बोलता है कि सरदार मेरे साथ चलिए। तभी वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? तभी उसने कहा, कुछ पैरों के निशान मिले हैं। तभी वांग जी बोलता है कि चलो वहाँ पर, और फिर वांग जी वहाँ पर ही जाता है। वो देखता है कि कुछ पैरों के निशान आत्माओं के कब्रिस्तान की तरफ गए हैं। ये देख कर वांग जी थर थर काँपने लगा। उसने कहा, कहीं विंग इसके अंदर तो नहीं चला गया ना? और फिर वो लोग पैरों के निशान का पीछा करने लगता है। वो धीरे धीरे आत्मा के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। फिर वो पहुंचने के बाद जंगल का कोना कोना छान मारता है कि कहीं पर विंग है, कहाँ पर विंग है। वो विंग को ढूंढ रहा था चारों ओर, लेकिन विंग कहीं नहीं मिलता है। ये देख कर ही वांग जी अपसेट होने लगा। वांग जी ने कहा, अब यही तो एक जगह बची थी विंग होने का, लेकिन यहाँ पर भी तो विंग नहीं है। उसे टेंशन होने लगा कि विंग कहाँ चला गया। असल में विंग उससे नाराज़ तो नहीं है ना, तो कहीं विंग भाग तो नहीं गया ना। ये सब कुछ वांग जी के दिल में चल रहा था। वांग जी ढूंढ रहा था। वो लोग बहुत टाइम से विंग को ढूंढ रहे थे, और विंग को ढूंढते ढूंढते वो लोग बहुत थक गए थे। वांग जी भी थक गया था। वांग जी एक पेड़ के पास जाकर रुक जाता है। कुछ डिसिपल नीचे बैठ गए। वो लोग पूरे थक गए थे। वांग जी ने जैसे ही उस पेड़ के ऊपर हाथ रखा, उसका करा चमकने लगा। वांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ हो? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? अब तुम कहाँ चले गए विंग? 10 साल बाद वापस आए और तुम फिर से गायब हो गए। तुम अपनी गगा के पास क्यों नहीं लौट आते विंग? एक बार आ जाओ विंग, बस एक बार मिल जाओ। उसके बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, तुम्हारा गगा प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं देगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। एक बार वापस आ जाओ विंग। ये बोलकर वांग जी अपने सिर को अपने हाथों के ऊपर रब करने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके करा के ऊपर जाता है। उसने देखा कि उसका करा बहुत चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान था। उसने उस पेड़ से हाथ हटा लिया। जैसे ही उसने हाथ हटाया, वैसे ही उसका करा चमकना बंद हो जाता है। जैसे ही वो फिर से पेड़ के ऊपर हाथ रखता है, वैसे ही उसका करा फिर से चमक रहा था। ये देखकर तो वांग जी पूरा हैरान था। वांग जी पूरा शौक में था। वांग जी फिर से हटाता है तो वैसे ही कड़ा चमकना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वांग जी उस पेड़ के ऊपर हाथ रखता है, वैसे ही फिर से उसका कड़ा चमकने लगा।
वांग जी ने कहा मिल गया विंग। और यह सुनने के बाद सारे डिसिपल्स उठकर खड़े हो गए। उसने कहा कहाँ है सरदार, विंग कहाँ है? फिर वांग जी ने कहा इस पेड़ के अंदर। और उसके बाद वांग जी अपने पावर से विंग को उस पेड़ के अंदर से बाहर निकालता है। उसने देखा कि विंग बेहोश है, उसका चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है। विंग को लेकर वांग जी नीचे बैठ गए। उसने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग उठो, विंग तुम आंखें खोलो, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ है विंग? और विंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, विंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी रोने लगा। वांग जी आंखें बंद करके रोने लगा और वांग जी की आंसू विंग के गालों के ऊपर गिरने लगी। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।